आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिफ खान। लीजिए, एक बार फिर शुरू हो गया है सफ़र गज़ल का और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में उर्दू गज़ल गोई और गज़ल सराई के इर्तक़ा के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए। वैसे तो उर्दू शायरी में कई असनाफ़ सुखन है और सबकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन गज़ल को जो अहमियत उर्दू ज़बान में हासिल है उसका मुकाबला कोई सिनफ़ सुखन नहीं कर सकती। गज़ल का एक शेर अपने आप में एक दुनिया को समेट लेता है। गज़ल का हर शेर पूरी तरह से मुकम्मल होता है, लेकिन अगर किसी की खूबसूरत आवाज़ का मुलम्मा भी चढ़ जाए तो सोने पे सुहागा की मिसल हर्फ बहर्फ सच साबित होती है। और तो तुमसे क्या नहीं होता, एक वादा वफा नहीं होता। अब ये गजल की गायकी देखे ना, अंदाज समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को अपना भी गा रहा है। मेरी किस्मत को क्यों बुरा कहिए, आप चाहें तो क्या नहीं होता। आसान जबान, आसान गायकी, क्लासिकल राग में मौजूद, कि पब्लिक को भी मज़ा आ रहा है, शोरा को भी मज़ा आ रहा है, अदबी भी और इल्मी भी सारी बातें गज़ल गायकी में मौजूद हैं। नाजरीन, गज़ल में कई शेर होते हैं और गज़ल के हर शेर का एक अलग तासुर होता है और हर शेर एक अलग अंदाज में दिलो दिमाग को मुतासिर करता है। गज़ल का सफ़र जारी है, लफ्ज़ियात वही हैं, अलामतें वही हैं जी, इस्तिआरे वही हैं, किनाए वही हैं, लेकिन गज़ल जो है वो क़यामत ढा रही है। आप अपने ज़माने में ले लीजिए, फ़िराक़ हो, फैज़ हो, फराज हो जी, किस तरह से आपको महबूब है जी, ज़िंदगी से कितने करीब हैं, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं जी। अब हर आदमी जो है ये उसका मसला है जी, और ख़ास तौर से नौजवान नस्ल का मसला है जी। फैज़ जो हैं उनके यहाँ क्लासी की रूमानियत भी है और नए अहद की हिस्सियत भी है जी। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुवेदार चले जी। फराज हैं, फराज का मामला ये है कि उनकी गज़लें जो हैं लोगों के हाफ़ज़े का हिस्सा बन गई। रंजिशी सही दिल के दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। हर आदमी की ज़िंदगी में ये मरहला आता है, नहीं आता? किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। नाजरीन, तो देखा आपने गज़ल का एक शेर किस तरह से अलग अलग अंदाज में लोगों पर असरात मरतब करता है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई और किस मुल्क में सबसे पहले गज़ल कहने का सिलसिला शुरू हुआ। आइए प्रोफेसर ऐनुल हसन से दरियाफ्त करते हैं कि गज़ल की इब्तिदा कैसे हुई। देखिए, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा और फ़ारसी ज़ाहिर है कि उसने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। समरकंद का एक शायर रुदकी समरकंदी 1000 साल से ऊपर हो गए, पहला साहिब दीवान शायर था जिसने गज़ल को बड़ी खूबसूरती से सिर्फ एक इश्क के लेन देन तक महदूद रखा और बड़ी सादगी से इसका आगाज़ किया। उसने पहला ही शेर उसका है कि मनो जाना बेजानो दिल फरो बस्तीम बाजारी, के जाना दिल मरादा दस्त मान जान दादे जाना रहा। मैंने और महबूब ने एक बाजार खोल रखा, ये लेन देन है। उसने मुझे अपना दिल दिया, मैंने उसे अपनी जान दे दी। नाजरीन, गज़ल का ताल्लुक़ अरब से भी है, तो आखिर गज़ल ईरान कैसे पहुंची? अरब के रेगिस्तानों से सफ़र करके गज़ल का ईरान कैसे आना हुआ? गज़ल बज़ाते खुद एक अरबी लफ्ज़ है और ये अरब में तो दौरे जाहिलियत में इस तरह के रिवाज थे ये कहना, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो तहजीब है
वो 7-8 तहजीबें जो हैं वो एक साथ रूनुमा होती हैं। हम करीब एक तहजीब से करीब होने के लिए कह देते हैं कि ये तहजीब सबसे पुरानी है, इस तमद्दुन की बात करते हैं, उस तमद्दुन की बात करते हैं, मगर ये देखिए कि सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई सिफत है जिसकी वजह से उसे पहचाना जाता है। अरबिस्तान में शुरू हुई इस तरह की शायरी, मुतनब्बी जैसे शायर, जैसे दौर जाहिलियत में इमरुल कैस, इसलिए कि कसीदे की तशबीह भी वो गज़ल ही थी। इसलिए आज भी जो है अगर आप देखिए तो चाहे वो साकी नामा हो या उसके अंदर बहार का जिक्र हो या उसके अंदर किसी कुछ और अनासिर उसमें जमा किए गए हों, वो तमाम जो है भाई गज़ल का ही एक रुख है। तो गज़ल की शुरुआत अगर आप देखें तो वो तो दौरे जाहिलियत से शुरू हो गई, मगर ईरान के अंदर जो तारीख़ हमें मिलती है, हालांकि ईरानियों ने अक्सर ये कहा है कि पहलवी दौर में भी गज़ल थी, उन्होंने उसके आहंग पर बात की, उन्होंने कहा कि किसी ने कहा काफ़िया था, किसी ने कहा रदीफ़ थी, मगर ये काफ़िया और रदीफ़ ये भी ईरान में जो आया वो अरबों से आया, इसलिए कि ईरानियों के पास इस तरह की सूरत थी नहीं। तो पहली बार गज़ल बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में दो आदमियों के बीच में, दो आशिकों के बीच में ज़ुहूर करती है, वो रुदा की समरकंदी के कलम से। नाजरीन, कहाँ अरब, कहाँ ईरान, कहाँ वस्ती एशिया, गज़ल ने यकीनन एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन गज़ल ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो हालात जुदा हो गए। आइए जानते हैं ईरान से आते आते हिंदुस्तान की गज़ल में क्या तब्दीलियाँ आईं। गज़ल जो हिंदुस्तान में आई तो वो जो आरिफाना रुख था उसको लेके आई, इसीलिए जो मशाइख आए, जो उरफा आए, वो सारे के सारे शायर थे और सबके दवावीन, अक्सर के दवावीन मिलते हैं और उनके तस्करे मिलते हैं कि जिसके अंदर अशार से गुफ्तगू हुई, और जब तस्करे भी लिखे गए तो शेर और नस्र दोनों में लिखे गए। तो हिंदुस्तान में जब फारसी आती है गज़ल लेके, तो गज़ल के अंदर जो है वो जो इरफानी जज्बा था वो बहुत था। तो हुआ क्या कि गज़ल जब ढलने लगी उर्दू में, तो गज़ल ने वो रख रखाव नहीं छोड़ा था, बड़ी खूबसूरती से, और उस नज़ाकत को भी नहीं छोड़ा था। मीर का पूरा ताल्लुक उसी नज़ाकत से है। इश्क ए मीर भारी पत्थर है, कैसे तुझ नातवा से उठता है। आप देखिए ये इश्क को भारी पत्थर बना के और एक नातवान से जो है किस सूरत से मीर उठाता है। एक टुक ने क्या खूबसूरती पैदा कर दी। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। एक लफ्ज ने क्या जान पैदा कर दी। और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि फारसी से जब उर्दू की तरफ गज़ल आती है तो उसमें किसी किस्म का इन्हितात पैदा होता है। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह गज़ल ईरान में पली बढ़ी और बाद में उर्दू शायरी ने उसको किस तरह से अपनाया। गज़ल उर्दू शायरी की जान और दिल बन गई। गज़ल के बारे में तारीख़ी मालूमात फराहम करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन आइए हम बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, मिलवाते हैं आपको एक मशहूर शायर से और उसके बाद ले चलेंगे साज और आवाज़ की दुनिया में। नाजरीन, प्रोग्राम के इस दिलचस्प मोड़ पर आज हम आपको मिलवा रहे हैं उर्दू के नामवर शायर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी से। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी गुज़िश्ता 5 दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी ने अपने कलम के जादू से गज़ल और अफसानों के अलावा कई तनक़ीदी किताबें और बच्चों का अदब तख्लीक किया है। वो अब तक 100 के करीब किताबें लिख चुके हैं। यही नहीं, उनकी गज़लों की तादाद भी 2000 को तजावुज़ कर गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से BA, MA, LLB और PhD की डिग्रियां हासिल कर चुके प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी की रहनुमाई में कई तलबा PhD हासिल कर चुके हैं। साल 2001 में इकबाल चेयर से सुबुकदोश होने के बाद प्रोफेसर हनफी दिल्ली में सकूनत अख्तियार किए हुए हैं और आज भी गज़ल की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए नाजरीन, खुद मुज़फ़्फ़र हनफी साहब से जानते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और ये भी मालूम करते हैं कि उनको शेर व सुखन से किस तरह से रग़बत हुई। मैं तो बहुत ही मामूली घराने का एक फ़र्द हूँ। मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे। हम लोग आबाई वतन हमारा हसवा फ़तेहपुर है। इलाहाबाद और कानपुर के दरमियान में एक शहर है फ़तेहपुर। तो वहाँ छोटी मोटी ज़मींदारी थी, लेकिन ज़मींदारियाँ वगैरह सब एबॉलिश हो गई सन 1952-53 के आसपास। और वालिद साहब सिर्फ स्कूल टीचर थे, इसलिए ख़ासी तंगी तुर्शी में ज़िंदगी बसर की हमने इब्तिदाई।
मुश्किल हो गई 12वीं क्लास के बाद, बल्कि हायर सेकेंडरी 11वीं में हायर सेकेंडरी पास किया। हायर सेकेंडरी के बाद अपनी तालीम को जारी रखना हमारे लिए दुश्वार हो गया, तो हमने मुलाजमत कर ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भोपाल में। और उस मुलाजमत के दौरान ही वो डिग्रीज़ जो हमें 4 या 5 साल के अंदर मिल जाती, उन्हें हासिल करने के लिए प्राइवेट, और फिर कभी महकमे ने इजाज़त नहीं दी, कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें जो 5 साल 7 साल में जो डिग्रीज़ हासिल कर सकते थे, उसे हासिल करने में हमें 18 साल लग गए। लेकिन हायर सेकेंडरी के बाद इंटरमीडिएट, BA, MA, LLB, PhD सब मुलाजमत के दौरान ही की। पहली सर्विस जब हमने ज्वाइन की क्लर्क की हैसियत से और अकाउंटेंट की हैसियत से रिज़ाइन किया, आखिर वक्त तक मेरा यही कहना था, अपने बच्चों से भी और घर में भी यही कहता था कि हो सकता है कि मैं रिटायर हो जाऊँ इसी काविश में, लेकिन ज़िंदगी भर कोशिश करता रहूँगा कि और खुदा का शुक्र है कि 13-14 साल के बाद जैसे ही मुझे PhD मिली, वैसे NCERT से असिस्टेंट प्रोडक्शन अफसर का अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर जामिया ने क्लर्क के उसकी हैसियत से बुला लिया, लेक्चरर की हैसियत से यहाँ रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फैज़ अहमद फैज़ के लिए क्रिएट हुई इकबाल चेयर। लेकिन यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं वो 2-3 साल में लेटर जारी हुआ, उस वक्त तक वो बेरूत में लेबनान में एफ्रो एशियन उसके लोटस के एडिटर हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने 3 साल के लिए ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, इसलिए अब अच्छा नहीं लगता कि रिज़ाइन करके वहाँ जाऊँ। वो जगह फिर मुझे ऑफ़र हुई, मैं उस पर पहुँचा। तो इस तरह हालात जिस किस्म के थे उसमें पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की गुजरी। और ये मैं कोई मुतासिफ़ाना अंदाज़ में नहीं कहता, अब भी अगर मेरे बस में हो कि दूसरा जन्म हो और ज़िंदगी कैसी गुजरे, तो मैं उसी तरह की स्ट्रगल वाली ज़िंदगी ही पसंद करूँगा। आम ज़िंदगी बसर करने में कोई मज़ा नहीं, तख्लीक़ कार के लिए तो कोई भी लुत्फ़ नहीं। तो उसी दौरान में चूँकि ज़िंदगी इस तरह के कशाकश में गुजरी थी, तो अंदर से एक ज्वालामुखी जैसा था, उसके इजहार के लिए ज़रूरत थी किसी अखराज की, किसी मीडियम की। तो शायरी एक बेहतरीन मीडियम नज़र आया। तो मेरी पूरी शायरी जो है वो इनकलाबी और जारहाना कैफियत की हामिल है। खुरदुरी शायरी जिसे कहना चाहिए, रोमांटिक चीज़ें उसमें कम है। मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने एक बड़े अरसे तक गज़ल की खिदमत अंजाम दी। नई नस्ल उस जिम्मेदारी को किस तरह से उठा रही है और टेक्नोलॉजी गज़ल के दायरे को किस तरह से वसी कर रही है। मेरा शेर है, इस महीने भी गज़लें पढ़ी सैकड़ों, शेर कोई नया तो निकलता नहीं। तो जो हमारी मौजूदा नस्ल है वो मेहनत करने की आदि कम है, कम मेहनत। अच्छा, ये सिर्फ उसकी बात ही नहीं है, लिटरेचर की या किसी भी फील्ड में कम मेहनत करके ज़्यादा हासिल करने की जो रविश है वो बहुत आम हो गई है। वैसे नई नस्ल के पास जो तजुर्बात हैं, हमारे पास वो तजुर्बात नहीं थे। बचपन में तो हम टेलीफ़ोन करने के लिए जब जाते थे, यकीन जानिए टेलीफ़ोन अगर करना होता था तो यहाँ से मिसाल के तौर पे नागपुर टेलीफ़ोन करना है तो बीच में 3 इंटरप्रेटर होते थे। मौजूदा ज़माने में आप बटन मिलाइए, फ़ोटो है उस पर, मोबाइल के ऊपर बटन, उस फ़ोटो पे हाथ रखा, बर्मिंघम में मेरा बेटा फ़ौरन हेलो पापा करके। तो ये जो तजुर्बात हैं मौजूदा ज़माने के, ये किसी को हासिल नहीं थे। गालिब ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गज़ल पढ़ने के दूसरे दिन करोड़ों आदमियों तक उसकी गज़ल पहुँच जाएगी। आज हम कंपोज़ करा के किताब भेजते हैं, 800 सफ़े की किताब, दूसरे दिन 10,000 का एडिशन छप जाता है। और उसको अगर आपने चाहा तो ईमेल वगैरह से भेजना चाहें तो मिनटों में वो मैं अक्सर होता है कि मैं मस्कत गया, वहाँ मुशायरे में शेर सुनाए और सवेरे मेरे पास उसका भतीजी का फ़ोन आया कनाडा से, क्या अच्छी गज़ल सुना रहे थे आप रात को। नाज़रीन, गज़ल ने आज अपने मौज़ूआत बदल लिए हैं, मगर इसके बावजूद आज भी गज़ल बेहद पसंद की जाती है। तो सुनते हैं मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की नज़र में गज़ल के इस जादू की क्या वजह है। गज़ल का मामला ये है कि अकबर बादशाह के ज़माने में जो गज़ल कही जाती थी, कुली कुतुब शाह के ज़माने में जो गज़ल कही गई, मीर तक़ी मीर के ज़माने में जो गज़ल कही गई, 100 साल के बाद तकरीबन सौदा कह रहा हूँ, गालिब और ज़ौक़ वगैरह के ज़माने में जो गज़ल कही गई, और उसके 100-150 साल के बाद आज के ज़माने में जब नासिर काज़मी ने, हमने, निदा ने, शहरयार वगैरह ने जो गज़लें कही, उनमें हर शख्स को दिलचस्पी इसलिए है कि गज़ल के मौज़ूआत का कोई तयन नहीं है और गज़ल के शुअरा ने ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है जो जीते जागते इंसानों के एहसासात और जज्बात और अंदरूनी तासुरात की तर्जुमानी करते हैं। तो नाज़रीन, मुज़फ़्फ़र हनफी साहब के अफ़कार और ख़यालात से आप वाकिफ़ हुए। आइए अब उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपनी एक पसंदीदा गज़ल से हमें नवाजें। अर्ज़ किया है कि दरिया को
और कोई बहाना तो है नहीं। दरिया को और कोई बहाना तो है नहीं, कहता है चल कि तेरा ठिकाना तो है नहीं। दरिया को और कोई बहाना तो है नहीं, कहता है चल कि तेरा ठिकाना तो है नहीं। और अब कह दिया तो बात निभाएंगे उम्र भर। अब कह दिया तो बात निभाएंगे उम्र भर, हालांकि दोस्ती का ज़माना तो है नहीं। अब कह दिया तो बात निभाएंगे उम्र भर, हालांकि दोस्ती का ज़माना तो है नहीं। और देखिए ये शेर एक आम तजुर्बा है, आप लोग भी गुजरे होंगे इससे। अर्ज़ किया है कि सब जाए हादसा से बहुत दूर हो गए। जाए हादसा, जहाँ कोई हादसा हुआ हो। सब जाए हादसा से बहुत दूर हो गए, ज़ख्मी की चीख कोई तराना तो है नहीं। ज़ख्मी की चीख कोई तराना तो है नहीं। और ये शेर भी देखिए शायद किसी लायक हो, एक लफ्ज़ की तकरार से बना है। देखिए गज़ल का हुस्न ये है। अर्ज़ किया है कि दीवाना है, लफ्ज़ दीवाना पर गौर कीजिएगा, दीवाना है जो उससे तवक्को रखे कोई। दीवाना है जो उससे तवक्को रखे कोई, आखिर वो रहनुमा है, दीवाना तो है नहीं। दीवाना है जो उससे तवक्को रखे कोई, आखिर वो रहनुमा है, दीवाना तो है नहीं। और ये शेर देखिए जिसके लिए गज़ल हुई थी पूरी। अर्ज़ किया है कि थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले। थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले, जुगनू मियाँ के पास ख़जाना तो है नहीं। थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले, जुगनू मियाँ के पास ख़जाना तो है नहीं। जुगनू मियाँ के पास ख़जाना तो है नहीं। और मक़ता देखिए अर्ज़ किया है इसी रंग में है। अर्ज़ किया है कि चुभ जाएं जाने किसको मुज़फ़्फ़र हमारे शेर। चुभ जाएं जाने किसको मुज़फ़्फ़र हमारे शेर, अपना भी कोई ख़ास निशाना तो है नहीं। अपना भी कोई ख़ास निशाना तो है नहीं। थोड़ी सी रोशनी है उसे जो भी लूट ले, जुगनू मियाँ के पास ख़जाना तो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हिंदुस्तान के एक बड़े शायर की खूबसूरत गज़ल। आइए अब आपको प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब की एक गज़ल के चंद अशार सुनवाते हैं, एक दिलकश आवाज़ में। शहर में इंसाफ का ये आलम है। हमारे शहर में इंसाफ का ये आलम है कि तीर खा के भी कोई, कि तीर खा के भी दुहाई देता नहीं। बड़ा हुआ ये उजाला, रिहाई देता नहीं।
अंजुमन है जहाँ अपना हाल फरियादी, वो अंजुमन है जहाँ अपना हाल फरियादी बयान करता है, लेकिन बयान करता है, लेकिन सुनाई देता नहीं, बयान करता है, लेकिन सुनाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। चलो के डाल दें दरिया मैंने किया अपने, चलो के डाल दें दरिया मैंने किया अपनी, यहाँ ज़माना किसी को, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, यहाँ ज़माना किसी को भलाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला रिहाई देता नहीं, करीब आओ मुझे कुछ सुझाई देता नहीं, बड़ा हुआ ये उजाला। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। हम तवक्को करते हैं कि आपको हमारे इस प्रोग्राम की अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त में हम आपको गज़ल के सफ़र पर बेशकीमती मालूमात फराहम कराएंगे और मिलवाएंगे उर्दू के एक और बड़े शायर से। तो फिलहाल आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD उर्दू। उर्दू की मैं बेटी हूँ, मेरा